आपके पास आता हूं जज पाटिल साहब। इसमें बहुत सारी लीगल चीजें, ज्यूरिस्प्रूडेंस की हमने बात की कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इस चीज का इजाजत नहीं देता कि आप किसी को भी दोषी ठहरा दे। राहुल गांधी की बात की जनरल व्यास साहब ने, 2 साल की सजा का केस तो एक चला ही था उनपे, और मान लीजिए उसमें उनकी सजा भी हो गई थी। अगर वो अपील ना करते तो ये तो उनको उन्होंने एमपी पोस्ट से हटा ही दिया था। तो अब तो ये साफ तौर पे 30 दिन की बात कर रहे हैं। अब 30 दिन के लिए किसी को जेल में डालना अपने प्रतिद्वंदी को तो बहुत आसान काम है। हेमंत सोरेन जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, तो आपके उनके मिनिस्टर्स जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए। तो कौन रोकता है आपको ऑपोजिशन के सीएम्स को जेल में डालने के लिए? कल को नायडू साहब अगर डिसाइड कर लें कि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए रेड्डी साहब को वोट करना है, तो उन पर भी तमाम मामले उनके पास फाइलें हैं दर्ज करके, उनको भी जेल भेज सकते हैं। तो क्या ये इंटिमिडेशन की राजनीति है कि आप अपने अलायंस पार्टनर्स को भी इंटिमिडेट कर रहे हैं, ऑपोजिशन सीएम्स को भी इंटिमिडेट कर रहे हैं? एक बात। और ऑन द सरफेस जो कि कहा जा रहा है कि दिस बिल pretends to ensure accountability, but in reality they are direct attack on opposition chief ministers and the very idea of federal democracy. And मैं आपसे इस पे समझना चाहता हूं, फेडरल डेमोक्रेसी और ऑपोजिशन सीएम्स या ऑपोजिशन लीडर्स पर क्या आघात कर सकती है ये सरकार? देखो, मोदी शाह का जो गेम है वो समझ लीजिए। मेरी तरफ से आप कहेंगे कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, तो बोलेंगे हम साफ कर रहे हैं, राजनीति साफ कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन नहीं चाहता है। और यदि ये अपोजिशन कुछ नहीं करेगा तो ये अपोजिशन को खत्म करने की बात है। राहुल तो एक बात है, लेकिन जब वो उन्होंने बोला था कांग्रेस मुक्त भारत, अभी वो अपोजिशन मुक्त भारत कर रहे हैं। यही तो डिक्टेटरशिप है, यही तो ब्राह्मणवाद है, यही तो आरएसएस है। आरएसएस का कहना ही है कि हम मालिक है देश के और तुम सब 2 जन के रोटी का अधिकारी है। तो फिर जेल में जाके रोटी खाई या घर में खाई तो क्या फर्क पड़ता है? तो 2 रोटी खानी है। अभी ये कश्मीर के भाई बैठे हैं, वो बोलेंगे क्या कश्मीर की हालत है। तो ये कानून जो लाए, देखो उन्होंने 1-2 अमेंडमेंट का मैं उल्लेख करता हूं। उन्होंने एक पहले कानून लाया था कि स्टेट को रिजर्वेशन के पावर्स नहीं, 103 अमेंडमेंट थी। दूसरा कानून लाया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन। ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बैठता है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिठाया। और किसको मिलता है ये 10%? मेरिट पे कौन आता है? वही आते। तो ये हमारे 10% भी ले गए और महाराष्ट्र को, मराठों को आरक्षण देना था तो कानून ऐसा लाया कि आप नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के बिना। उसके बाद वो बदला, लेकिन उनको देना ही नहीं है। हम सब लोगों को कुछ देना नहीं है। और ये मोदी शाह कानून लाते, उसमें मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। मैं 2002 से बोल रहा हूं, जब हमारे मित्र भी मिनिस्टर थे उनके मिनिस्ट्री में, कि ये देश का कुछ भी भला नहीं करते। क्यों बोल रहा हूं? तो जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा नायर का रिपोर्ट है कि मोदी शाह शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स। उसमें शाह और शब्द नहीं है। मोदी एंड हिज फ्रेंड शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स एंड दे शुड नॉट बी गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। देश भुगत रहा है आज। कांग्रेस ने उसके ऊपर कुछ किया नहीं और वो ठंडे बक्से में पड़ गए। तो देश आज भुगत रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने का ये तरीका है। कॉन्स्टिट्यूशन उनको तो कबूल नहीं है। उन्होंने जलाए, बाबा साहब के पुतले जलाए, तिरंगा, क्या क्या नहीं किया। स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया, क्या नहीं किया उन्होंने। और करने के बाद उनको सत्ता मिली। ये सिर्फ भारत में हो सकता है कि हम कभी सोचते थे कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन बन गया। तो ये सब जो किमया है, ब्राह्मणवाद की किमया है, मीडिया उनका है, सभी संवैधानिक संस्थाएं उनके। अभी जो कानून आया है 30 दिन पुलिस कस्टडी, ये तो कभी भी कोई भी किसको रख सकता है। पुलिस उनके है। और मैजिस्ट्रेट लेवल के जजेस, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जुडिशरी क्या चल रहा है 10-11 साल में हम देख रहे हैं। तो जुडिशरी को उन्होंने पहले तो बात किया कि तुम आना है नहीं बीच में, हम 30 दिन तुमको रखेंगे और फिर तुमको निकाल देंगे। दूसरी बात ऐसी है कि कोर्ट भी क्या करता था। आपको मैं एक याद दिलाता हूं। इनकी सरकार कब आई? अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा हुआ। अन्ना हजारे की डिमांड क्या थी? अन्ना हजारे की डिमांड थी जन लोकपाल बिल। वो एक मूर्ख मुखड़ा था।
उसको जनलॉक बिल का अर्थ ही मालूम नहीं कि जनलॉक बिल के माध्यम से वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बैठेगा, चीफ जस्टिस के ऊपर बैठेगा और वो नॉन इलेक्टेड होगा, तो डेमोक्रेसी कहाँ रही। और ये मांग थी उनकी। अभी आपके गुजरात में भी पटेल लोग मांग कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? तो ये ऐसी ऐसी मांग करनी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बैठती नहीं, जो मंजूर नहीं होगी, वो लाने की और देश को डिस्टर्ब करने की इनकी ये बहुत बड़ी साजिश है। 18 बॉम्ब फोड़ के इन्होंने तो किसी ने तपास ही नहीं हुआ। तपास यंत्रणा उनकी है। तो ये क्या क्या नहीं करते, कितने दंगे किए, क्या हुआ? तो देश को हमेशा अशांत रखने की जो ब्राह्मणवादी सोच है, जहरीली सोच है। तो मैं तो आपको सबको बोलता हूं कि 1976 में मैंने पहली बार कहा था कि हमारे सभी दुखों की जड़ आरएसएस की या ब्राह्मणवादी सोच की कारण है। तो ये जो आज कानून लाया, तो संविधान संस्थाएं उनके पास है, जुडिशियरी भी हिम्मत नहीं करती। हम देख रहे हैं किसी ना कुछ तो लफड़ा है ना। हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रकाश भाऊ जानते हैं कि उनके पास से मैं 2 समय की रोटी मांगता था, आंदोलन करता था। तो हमारे पास क्या है, 10-5 पायजामे शेड लेके जाएंगे तो, और ईडी में भी रखेंगे। तो अभी मैंने बोला था व्यास जी, एनआईए मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए आई थी। मैंने बोला होगा पूर्वी, एनआईए आया था मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए। ये बड़ा घर के बाजू में पुलिस का बंदोबस्त और एनआईए, मैं बालकनी में था ऊपर। तो मैंने क्या करूं, बैग लेके आऊं क्या, कैसा आऊं? नहीं, बोले सर आपका स्टेटमेंट लेना है। तो मैंने कहा ले लो स्टेटमेंट कि मोदी शाह खूनी है, लिखो। बोले सर कैसे लिखेंगे? मैंने कहा वो तो मेरा स्टेटमेंट है ना, तुम मेरा स्टेटमेंट लेने आए ना। तो ये जो सब एक माहौल बना रहे हैं। और उस समय मेरे गुरु थे जस्टिस सावंत, उनको मैंने बोला कि मैं बहुत तंग आ गया हूँ, मैं जाता हूँ अमेरिका में असाइलम लेता हूँ। मेरे गुरु बहुत पक्के थे। वो बोले कि भाई यहाँ की जेल में मरो ना, वहां जाके क्यों मरते? तो फिर हमारी हिम्मत बढ़ी। और मैं 47 की उम्र से कहता हूँ कि ना मैं पुलिस का डरूंगा, ना जेल का डरूंगा, ना मरने को डरूंगा। तो क्या करेंगे तुम? तो उस दिन भी मैंने एनआईए को बोला, तुम क्या हमको डरते क्या? हम तो अभी भी तैयार है कपड़े लेके, चलो जेल में जाएंगे। नहीं सर बोले, आपका बदल हमारे आपके बारे में हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। तो मैंने चलो जिल भी खिलाता हूँ। स्टेटमेंट तुम नहीं ले रहे, जिल भी खिलाए उनको गरम गरम, और मिसेस के पांव पड़ के चले गए। ये जो डरता नहीं ना, उसको वो डरा नहीं सकते। और जो डरता है वो हर दिन मरता है। मरने को भी इसकी फिक्र है ना, अरे मरेंगे, हर दिन मरता है वो। तो इसलिए मैं पहले से इनको बोला था कि क्रिमिनल लॉ क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। 1 इनोसेंट पर्सन, 100 गए तो चलेगा, लेकिन 1 इनोसेंट पर्सन शुड नॉट बी हैंग्ड, पनिश्ड। ये तो सब इनोसेंट को पनिश कर रहे हैं। सिर्फ पुलिस कस्टडी लेना है। मुझे पुलिस कस्टडी में रखा था कांग्रेस के जमाने में, मैजिस्ट्रेट मैनेज हुआ, इंस्पेक्टर मैनेज हुआ। ये राणे था, उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे। राणे ने चैलेंज किया कि तुम कोकन में आके दिखाओ। तो मैंने कहा कोकन तेरे बाप का है क्या? मैं आया। आने के बाद उसने वो रिवेंज लिया और मुझे पुलिस कस्टडी, जेल सब हुआ है। सब मुझे सब मालूम है, सब तरकीबें उनके मालूम है। लेकिन आज की स्थिति में ये बिल लाने के उनकी क्या मेजोरिटी है, कहाँ 2/3 मेजोरिटी उनको मिलने वाली है? तो ये जो मैं बोलता हूँ ना कि दूध के तालाब में सुसु करने वाली जमात, बस सुसु किया बाकी खत्म हो गए। तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन हमें बहुत काम करना चाहिए। वैसे ही ऐसा यहाँ बोल के फिर होता नहीं, बहुत काम करना चाहिए। ये ऐसे जाएंगे नहीं, ये जी मरे दम तक लड़ेंगे। और लड़ने के तरीका क्रूएल है, छलकपटी है, मेरिट पे तो कुछ लड़ते नहीं। वो क्या ज्ञानेश कुमार कल बोल रहा था, मैंने बोला कि अरे तू क्या है, तू बीजेपी का कार्यकर्ता है कि चुनाव आए? मैं इस पे आया था, पब्लिक इंडिया पर आया था मैं बोलने के लिए। तो मैंने कहा क्या है ये भाषा, क्या है इसकी? गुंडा जैसा बोल रहा था। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के लेवल के आदमी को गुंडा जैसी भाषा शोभा देती है। और कौन से कानून के तहत तो एफिडेविट मांगता है राहुल को? यानी यहाँ कानून का कोई सवाल ही नहीं।
लॉ है ना, लॉ, ये जो कानून ला रहे हैं ये ठीक है, लोगों को लगता होगा अरे साफ कर रहा है, अरे मोदी अरे क्या कोई साफ कर सकता है? तड़ीपार आदमी साफ सफाई राजनीति में कर सकता है? सबसे गंदे आदमी राजनीति में आए और वो राजनीति की साफ सफाई करने की बात करते हैं। यानी क्या है इसका मतलब? भेड़ को बकरी का संरक्षण करने को बोलते हैं। बकरी जानते हैं ना आप, और भेड़ भी जानते हैं। तो इसीलिए मैं आपके सबके माध्यम से मुझे सिर्फ जुडिशरी की थोड़ी आशा है, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ अरे उठो उठो, कुछ तो इतिहास करो। आप हमारे ईश्वर है, माँ बाप है, लेकिन वो ईश्वर बनने को तैयार नहीं, माँ बाप बनने को तैयार नहीं। उनको भी क्या डर है? अरे मैंने तो कहा, एक मेरे पहचान के जज है कि चले यार जा, तू भी जेल में जाना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन देश में इतिहास होगा तेरा। इतिहास करने की भी इच्छा नहीं है। तो इस माध्यम से मैं आपको सबको विनती करता हूं कि ये कांग्रेस को खत्म नहीं कर सके, विपक्ष को खत्म नहीं कर सके, और वो कर ही नहीं सकते। भारत की जो डीएनए है वो बहुत अलग है, लेकिन आज हम सब चुप है, डरते हैं। तो इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ, डरो मत यार, डरो मत। और क्या होगा, मरेंगे तो हमारे बिना क्या देश चलेगा नहीं क्या? तो जी जी, ये मुझे मैं आखिरी टिप्पणी पाटिल साहब से लेता हूं। पाटिल साहब, आपने अभी जो बात की जज लोया की, अब एक परखला प्रभाकर साहब हैं जो अपने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के पतिदेव हैं। उनका भी एक बयान आता है महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर, और वो साफ साफ कहते हैं 89 सीटें ऐसी हैं जिसमें रिगिंग करके भाजपा और सहयोगी दलों को जिताया गया। यदि रिगिंग नहीं होती तो इंडिया गठबंधन 316 सीट के साथ सरकार में होती। 2024 के इलेक्शन को उन्होंने एक फ्रॉड करार दिया। एनडीए 220 से कम सीटों के साथ विपक्ष में बैठा होता। दरअसल इस लोकसभा को भंग कर नए इलेक्शन होने चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर का आज बयान आया है। आंध्र प्रदेश के मूल निवासी हैं, जेएनयू में अर्थशास्त्र के शिक्षित थे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी किए हैं। और आंध्र प्रदेश से ही सुधाकर रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट जज, एक्स सुप्रीम कोर्ट जज, अब इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। टीडीपी के लिए तो एक धर्म संकट बन गया। आपको क्या लगता है, ये वीपी इलेक्शन जो आया है 21 तारीख को, और उसके पहले ये जो बिल आया है, इसका कोई कोरिलेशन है या सिर्फ एक ये डाइवर्जन है और उससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं, डाइवर्जन के सिवाय कुछ करते नहीं। मैं अभी व्यास जी बोलने के बाद मैं डर रहा हूं कि मेरे डिक्की में कहीं 10-5 करोड़ लाके रखेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं ड्राइवर को बोलता हूँ भाई तू डिक्की खोल के देख। बिल्कुल सही है सर। तो डिक्की सर खोल के देख। पैसे नहीं रखेंगे, वो लोग नारकोटिक्स लेके आएंगे, पंच भी आएगा, नारकोटिक्स भी आएगी सर। तो लाइफ बन गया। ये दूसरी बात है कि बिल वो नहीं पास कर सकते। नायडू और नीतीश को थोड़ी भी शर्म होनी चाहिए कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उनके राज्य के लिए यदि दूसरी सरकार भी आती तो जो राज्य के लिए मिलना है मिलेगा ना, ये थोड़ा मोदी देगा। लेकिन वो क्यों सपोर्ट करते हैं मालूम नहीं। तीसरी बात ऐसी है कि ये जो आज वो हिम्मत कर रहे हैं तो उनको मालूम है कि हम कुछ भी नंगा नाच करेंगे। बेशर्मी लोगों को क्या लगता है यार? बेशर्मी है, क्रूर है, जिनको किसी का डर नहीं। डर है, वो अंदर से बहुत डरते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं। तो इस डर के मारे ये बिल आ रहे हैं। वो कुछ नहीं होगा। हमें चर्चा का समय मिला, संधि मिली। व्यास जी, प्रकाश जी, हम सब जी लड़ते रहेंगे और लड़ने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। जय भारत, जय संविधान।